हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में ऐसा कोई महीना नहीं जाता जब विवाह ना होते हो, शादी ना होती हो, और लगातार भारत में विवाह शादी होती रहती है। ठीक है, आप देखो, अगर आप अक्टूबर के बाद देव उठनी एकादशी जो होती है उसके बाद से लगातार शादियां चलती हैं और मार्च तक चलती हैं, है ना। मई तक भी चल जाती हैं कई बार, फिर 1 2 3 4 महीना गैप रहता है, फिर शादियां चल जाती हैं अपना। ठीक है, बाकी समय और जगह शादी हो जाती है। शादी होना एक बहुत अच्छी बात है, किसी का 2 आदमी का घर बसता है, जीवन परिपूर्ण बनता है। परंतु उस शादी में ना एक ऐसा कलंक लगा हुआ है जो मजबूर कर देता है लड़की के पिता को, लड़की के खानदान को शादी करने के समय सोचने पर कि हमारे यहां लड़की पैदा ही क्यों हुई। यह हमारे समाज की एक दुर्दशा है, जो एक कुप्रथा है जिसका नाम है दहेज। किसका नाम है? दहेज। जहां पर बिटिया रानी को क्या किया जा रहा है? बिटिया रानी को धन के उससे तोला जा रहा है कि धन जितना बढ़िया होगा, लड़के वाले का जो चेहरा होगा वो उतना ज्यादा चमकेगा। उनको बहू से कोई जरूरत नहीं है, उनको बहू चाहिए, ठीक है, और धन चाहिए, बेटी नहीं चाहिए उनको। तो ऐसी एक समस्या भारत में बहुत गंभीर तरीके से अपने पैर पसारे हुए, और आज भी इसका कोई भी पारावार, कोई भी इसकी समस्या का समाधान देखने को नहीं मिलता। यद्यपि सरकार ने भी एक बहुत उत्तम प्रयास किया जिसका नाम था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, और आज एक इस वीडियो में हम लोग जन सामान्य लोगों के लिए भी, और खासकर यूपी पुलिस एसआई जो एग्जाम आपका है उसके लिए यहां पर हम ये बात समझने जा रहे हैं कि वास्तविकता में दहेज कहते किसको हैं। देखो, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति ये है कि शादी में लिया दिया जाने वाला जो सामान है ना, लड़की के घर वाले लड़कों के घर वाले को क्या दे, लड़के के घर वाले को क्या देते हैं? आपकी सोफा, मेज, गद्दा, तकिया, बेड, फ्रिज, एसी, कूलर, बर्तन, भांडे, मोटरसाइकिल, कार, रुपया, पैसा, कौड़ी, लत्ते, कपड़े, मिलाई, फलाना ढिमका, टंकी, संदूक, ये सब देते हैं, ड्रेसिंग टेबल, ये सब देते हैं। ये दहेज है, ठीक है। अब एक्चुअली में ये दहेज है भी और ये दहेज नहीं भी है। वो इस चीज को कौन बताएगा? इस चीज को बताएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और उसकी धारा 2। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जानना कि दहेज क्या है क्या नहीं है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए आए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत जानदार कंटेंट राम जी पाठशाला पर आपको मिलता रहता है। तो यहां पर आप समझने का प्रयास करो। सबसे पहले आपको एक बात जान लेनी जरूरी है कि दहेज जैसी जो कुप्रथा है वो समाज में कहां से पैर पसार ली, है ना। वो समाज में उसने कहां से पैर पसार लिया, समाज में वो कहां से आ गई। ये तो कितना मधुर संबंध होता है कि एक लड़का लड़की का विवाह होता है और वो साथ साथ हाथ पैर कदम जो भी मिला करके आगे बढ़ते हैं, अपनी जीवन की कठिनाइयों को स्वागत करते हैं, उनका समाधान एक साथ करते हैं। तो उस जीवन की एक सफर को शुरू करने में, जीवन के सफर को शुरू करने के समय ही एक ऐसी कुप्रथा मुंह फैलाई पड़ी है जिसका कोई अंत नहीं है। यह चीज आज से नहीं थी, परंतु इसका स्वरूप पहले एक भिन्न रूप में देखा जाता था। यदि आप उत्तर वैदिक काल की बात करो, यानी कि जिस काल में ऋग्वेद के बाद जो आर्य संस्कृति का प्रारंभ होता है ना, आर्य संस्कृति का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल से होता है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल है। उत्तर का मतलब बाद में, उत्तर का मतलब आपका दिशा से भी है और उत्तर का मतलब आपका बाद से भी है और उत्तर का मतलब आपके आंसर से भी है। उत्तर एक अनेकार्थी शब्द है जिसके 3 4 5 तक भी अर्थ निकल सकते हैं, परंतु प्रमुख अर्थ जो निकलते हैं वो दिशा है, आंसर है और आपका उत्तर का मतलब बाद में है। तो बाद वाला जो वैदिक काल है उसमें एक प्रथा थी जिसका नाम था वहतु। क्या नाम था? उस प्रथा का नाम था वहतु। तो वहतु जो प्रथा होती थी उसमें क्या होता था, जब एक कोई विवाह होता था, शादी होती थी, मैरिज होती थी, तो उसमें लड़की का पिता विवाह के समय लड़की को जीवन यापन करने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए, आगे आगामी जो उसका जीवन है उसमें किसी प्रकार की परेशानियां उसको ना होवे, ठीक है, ना होवे, तो उसके लिए क्या करता था, विवाह के समय अपनी बेटी को कुछ ना कुछ वो देता था। कुछ धन दे दी, कुछ संपत्ति दे दी, है ना, कुछ बर्तन दे दिए, कुछ पशु दे दिए, है ना, इस तरह का मतलब दिया जाता था। और उस धन पर लड़के का और लड़के के परिवार वालों का कोई अधिकार या कोई मालिकाना हक नहीं होता था। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें है, मांग, है ना, मांग, है ना, डिमांड जो होता है ना, डिमांड। आपने देखा हो ना, आजकल शादियां होती हैं, हमारे क्षेत्र में शादी होती है, आते पूछते हैं क्या जी आपकी कोई डिमांड तो नहीं है,
डिमांड, ये जो शब्द है ना डिमांड, यही खतरनाक है। यही शब्द आपके पूरे के पूरे विभाग को आबाद और बर्बाद कर सकता है। इसी शब्द के बिना पर दहेज होना या ना होना टिका हुआ है। तो उस समय जब उत्तर वैदिक काल में यह वहतु दिया जाता था तो इसकी लड़के के पक्ष की तरफ से कोई भी मांग नहीं होती थी, तो आप इसको दहेज नहीं कह सकते, ठीक है। और आज के टाइम में भी जब आप जब क्या कर रहे हो, आप जब दहेज के बारे में बात कर रहे हो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात कर रहे हो, तो उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका मांग। डिमांड से ही सारे काम होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक दो चीजें पहले जरूरी बता देता हूं। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, ये एक छोटा सा अधिनियम है, छोटा सा एक्ट है। आपको अधिनियम के बारे में एक बात विशेष तौर पर पता होगी, वो ये है कि अधिनियम क्या होता है, पहले बिल पारित हो, पहले बिल लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, वो किसी भी सदन में उसको लाया जा सकता है, उसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा में आए चाहे वह लोकसभा में आए। जिस भी सदन में आएगा वहां पे उस पर चर्चा होगी, वहां से पारित होकर के वो दूसरे सदन में जाएगा। दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद वह फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा अनुच्छेद 111 में, और राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार होगा कि वह इस पर साइन कर दें, या उनके पास अधिकार होगा कि पुनर्विचार के लिए भेज दें। पुनर्विचार के बाद फिर से आता है तो उस पर साइन करना उनकी मजबूरी हो जाती है, बट वहां पर टाइम पीरियड नहीं है कि कितने टाइम में उसको करना है। अब अंततः हम मान लेते हैं उस विधेयक पर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए, तो जैसे ही वह विधेयक हस्ताक्षरित हो जाता है, उसमें राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वह विधेयक तुरंत अधिनियमित हो जाएगा और वह अधिनियम बन जाएगा, वह बिल कन्वर्ट होके एक्ट में बन जाएगा। तो इसी तरह से आपका एक एक्ट बना था 1961 में, जिसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, है ना, 1961 आपका हो जाएगा। इसमें कुल मिला के जो सेक्शंस हैं वो टोटल 10 सेक्शंस हैं। ये आपको बहुत अच्छे से बात याद रखनी, कुल धाराएं आपकी 10 धारा है। और जो पहली धारा है, पहली धारा किसी भी एक्ट की हो, पहला सेक्शन किसी भी एक्ट का हो, तो उसमें एक चीज रहती है, उसमें पहली धारा में उस एक्ट का संक्षिप्त नाम रहता है और विस्तार रहता है और प्रवर्तन क्षेत्र रहता है, ठीक है। तो विस्तार कहां तक है, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। 2019 से पहले ये जो एक्ट थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे क्योंकि विशेष दर्जा था, और जम्मू कश्मीर स्वतंत्र होने के बाद, स्वतंत्र होना तो नहीं बोलेंगे, विशेष दर्जा छीनने के बाद, उसका 370 एक्ट धारा हटने के बाद क्या हुआ, वहां पर लगभग 37 एक्ट प्रवर्तन में आ गए। तो 2019 के बाद संपूर्ण भारत में यह लागू होता है, और इसका नाम, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब एक बात है, एक होती चीज पारित होना, है ना, अधिनियमित होना, यानी कि राष्ट्रपति जी ने जब जिस दिन हस्ताक्षर इस पे किए हैं वो तारीख है 20 मई 1961, है ना, 20 मई 1961। बट कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाते हैं, या उनको बैक डेट में भी लागू कर लिया जाता है, पीछे से भी लागू कर लिया जाता है यदि कोई आपत्तिकाल की स्थिति होती है। परंतु ज्यादातर क्या रहता है कि एक्ट बनकर के तैयार होता है, लोगों के पास वो पहुंचता है और ये बात बोली जाती है कि लागू हम फलानी तारीख से करेंगे। तो 20 मई 1961 को ये एक्ट बन गया, और 1 तारीख 1961 को, यानी कि 1 तारीख के बाद 1 जुलाई 1961 के बाद यदि कोई व्यक्ति दहेज संबंधी अपराध करता है और वो इस दायरे में आता है तो वह अपराधी माना जाएगा, और इस एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। अब एक बात आप जान लीजिए, दहेज क्या है, यह बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। दहेज की जो परिभाषा है वो दहेज की परिभाषा सेक्शन 2 में है, यह बात आपको जाननी चाहिए। बट हम यहां से शुरू ना करके आपको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, जहां से मैं आपको बात बताने शुरू करता हूं। दहेज क्या होता है, दहेज क्या है, दहेज लिया और दिया जाता है, ठीक है। पहले तो एक बात आप जान लो, दहेज की श्रेणी में क्या क्या आता है, पहले तो जान लो आप।
दहेज की श्रेणी में दो चीजें आती हैं, ठीक है, या तो कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। संपत्ति का मतलब प्रॉपर्टी से है, ठीक है, और मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब क्या है, किसी कीमती वस्तु से। मूल्यवान मतलब कीमती, प्रतिभूति मतलब एक तरह की वस्तु से है। तो अगर आप संपत्ति के मामले में देखोगे तो उसमें जमीन हो सकती है, कोई जायदाद हो सकती है, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई मकान दुकान हो सकता है, कोई वाहन इत्यादि हो सकता है ना, कोई पशु हो सकता है, ये आपका संपत्ति के मामले में आएगा। और मूल्यवान प्रतिभूति में आपके सोना चांदी आ जाएंगे, आभूषण आ जाएंगे, या कोई अन्य सामान उसमें आ जाएगा जो कीमती है। तो दहेज की श्रेणी में क्या चीज आती है, पहली बात तो ये समझ लो आप, ठीक है। पॉइंट याद रखना ये वाला, ठीक है, पॉइंट याद रखना ये वाला, ठीक है, पॉइंट याद रखना ये वाला, क्योंकि सारी चीज इसी पे डिपेंड करती है, सारी चीज इसी पे डिपेंड करती है कि कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति जिसमें जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, प्लॉट, वाहन, सोना, चांदी, आभूषण, सामान, ये सब एक तरह से आपके दहेज की परिभाषा में आ सकता है, परंतु आपको आगे की शर्तों का ध्यान रखना पड़ेगा। दहेज के अंतर्गत क्या क्या होता है, ये सब चीज दहेज के अंतर्गत आपकी हो सकती है। अब क्या है, टाइम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। शर्त क्या है, शर्त क्या है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है, ठीक है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं। क्या बात है इसमें, दहेज देता या लेता है या देने लेने का करार करता है, ठीक है। दहेज लेता है या देता है, कौन करेगा वही पता लगेगा, कौन लेता है कौन देता है। पहली बात तो आपको पता लग गया दहेज की श्रेणी में क्या क्या आ सकता है, संपत्ति आ सकती है और कोई मूल्यवान प्रतिभूति आ सकती है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है ना, कौन अभी आएगा, कौन। शर्त क्या है, दहेज देता है या लेता है या देने लेने का करार करता है कि भाई हम दे देंगे या हम ले लेंगे, ऐसा करार करता है, ऐसा वादा टाइप भरता है। तो किस समय, कब, या तो विवाह से पहले दहेज लेता देता है या करार करता है, या विवाह के टाइम पे दहेज लेता देता है या करार करता है, या विवाह के बाद लेता देता है या करार करता है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति जिसमें मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, प्लॉट, सामान, गहने, वाहन, चांदी, सोने के आभूषण इत्यादि, ये सब विवाह के समय, विवाह के बाद या विवाह के पश्चात लेता देता है या लेने देने का करार करता है। कौन करता है करार, कौन करता है करार, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, है ना, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को। जरूरी ऐसा नहीं है कि लड़की वाले ही लड़के वालों को दें, कई जगह ऐसा भी होता है कि लड़की वाले लड़के वालों से ले लेते हैं। तो चाहे कोई सा भी पक्षकार हो, है ना, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को लेता देता है या लेने देने का करार करता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है, एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को, ये बात है। कौन, ये आया आपका कौन में कि कौन लेता देता है, करार करता है। तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, उसमें बिचौलिए भी हो सकते हैं, ठीक है, मिडिल मैन भी हो सकते हैं, उसमें आर्बिट्रेटर जिनको बोलते हैं वो भी हो सकते हैं, या डायरेक्टली एक पक्ष के माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति, है ना, वो क्या काम करते हैं, एक दूसरे को लेने देने की बात करते हैं, ठीक है, आपकी बात है। और सुनो, इसमें या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्ट का मतलब तो ये होता है कि भाई हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। और इनडायरेक्टली होता है क्या, इनडायरेक्टली क्या होता है कि अगर ब्याह की बात चल रही है, सारा काम हो गया है, तो वो पूछने लगे उससे कि और जी लड़की ठीक है हमारी, है ना, तो इनडायरेक्टली बोलने लगे कि हमारे लड़के वाला बोलने लगे यार मेरे बड़े भाई का लड़का है और वो भी सेम जॉब पे है और उसकी शादी में तो उसको करेटा गाड़ी मिली थी, 10 लाख रुपए मिले थे। ये होता है इनडायरेक्टली मांगना, ठीक है, इनडायरेक्टली उनके काम में डालना, मतलब उनके दिमाग में डालना, तो ये भी मांगने की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब पूरी की पूरी परिभाषा क्या निकल के आई, यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, है ना, यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को या एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति दूसरे पक्ष के माता पिता को विवाह के समय, विवाह के पश्चात या विवाह के पहले क्या मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति लेता देता है या लेने देने का वादा करता है, करार करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वह दहेज कहलाता है। वह क्या कहलाता है, दहेज कहलाता है, क्योंकि बातें हो रही हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें मांग गठित होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले बात है करार। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आपको पूरी परिभाषा समझ में आ गई। अब इसमें एक बात है,
आपने देखा होगा कि कई बार जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या बहुत लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती है, जमीन जायदाद बिजनेस होते हैं लोगों के, तो जब वो अपने लड़के की शादी करते हैं तो जिस समय लड़का बैठता है, उसको तिलक करते हैं, सगाई होती है उसकी, जब लगन लेके आते हैं तो ससुराल पक्ष के लोग क्या करते हैं, ससुर या साला ही करता है विशेषकर, तो उसके सामने गड्डियां रख देता है नोटों की, ठीक है, मोटरसाइकिल की या कार की चाबी दे देता है, सोने की चैन पहना देता है, अंगूठी पहना देता है। तो क्या ये दहेज में आएगा? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहता है कि यदि विवाह के समय वधु पक्ष वर पक्ष को दे रहा है, ठीक है, जो भी सामान दे रहा है और वह वर पक्ष द्वारा मांगा नहीं गया है, यानी कि उसकी डिमांड नहीं है, वो खुशी से दे रहे हैं, तो वो चीज दहेज में नहीं आएगी। यदि मांग लिया, देखो अगर कार दे दी अपनी मर्जी से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो कार डिमांडिंग है कि हमको कार चाहिए, तो मांगते ही वो दहेज हो जाएगा। और वो नहीं मांग रहे, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्ट बोल रहा है, ये बात आपका अधिनियम बोल रहा है। अगर वह मांग रहा है तो वह आपका दहेज हो जाएगा, और अगर वह नहीं मांगा गया है, अपनी प्रसन्नता से अपनी मर्जी से दिया गया है, तो वह दहेज की स्थिति में नहीं आएगा। और यही स्थिति लड़की की बात है कि अगर लड़की वालों ने कोई चीज मांगी है कि भाई हमारी लड़की को तो ये सेट बनवा के दो, वो करवा के दो, गहने ज्वेलरी वगैरह करवा के दो, तो मांगते ही दहेज है, बिना मांगे तो कुछ नहीं है। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना क्या, मांगे मिले ना क्या, आपका चून, मांगे मिले तो चून, ऐसा ही कुछ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो इन प्रथाओं को मना ही करना चाहिए, मांगना भी नहीं चाहिए, और अगर दे रहे हैं तो उसको मना करना चाहिए कि हमको तो बेटी दे दो और एक अच्छा हमको पारिवारिक संबंध दे दो। तो यह है पूरी की पूरी दहेज की परिभाषा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।